डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि देवन। आज हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर भारत का वैभवपूर्ण अतीत पढ़ेंगे। चैप्टर की पीडीएफ आपके सामने खुली हुई है। इसमें कहीं कहीं आप देख रहे हैं हाइलाइटर हुआ है। हाइलाइटर्स जो चीज़ें बेटा उनको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। मैं आपको समझाती जा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। वैभवपूर्ण का अर्थ होता है गौरवपूर्ण, जिस पर हमको क्या हो, गर्व। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है एवं हम सभी भारतीय उसकी संतति हैं। इसका अर्थ है कि भारत विश्व के नक्शे में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। वो विष्णु पुराण जो कि हमारा एक प्राचीन पुराण है, उसमें बताया गया है कि समुद्र के उत्तरी भाग में और बर्फीला प्रदेश यानी हिमालय के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम क्या है, भारतवर्ष। और जितने भी भारतीय हैं उसकी क्या है, संतान है। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें बल्ख, बदखा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। पश्चिम में हिंदकुश, सफ़ेद कोह, तुकेमान, किरधर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इसे पश्चिमी क्षेत्र से पृथक किया। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास देखिए बेटा, इतिहास के अंदर हम अतीत की घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं और मनुष्य के द्वारा अतीत में जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, धर्म, विज्ञान, दर्शन, राजनीति, सामाजिक, ये सभी कार्य किस श्रेणी में आएंगे, इतिहास के अंदर। लेकिन ये सभी आती अतीत की घटनाएं हैं, वो सभी इतिहास में आती है। लेकिन हम केवल उन्हीं घटनाओं को जिनको तथ्यों के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रमाणित कर सकें, उन्हें ही इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व समाहित रहता है, सम्मिलित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म और दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम मनुष्य के द्वारा वे किए गए वे सभी कार्य जो अतीत में किए गए, जिनको तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके, उन्हें इतिहास में रखा जाता है या रख सकते हैं। और इसका एक कारण है क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। केवल उसके विषय में कुछ स्रोतों के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इतिहास का निरूपण करता है। इतिहासकार कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ साक्ष्य या प्रमाणों के आधार पर इतिहास की पुनः रचना करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों की भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। इनके मूल में मानव की आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो इतिहासकार का इतिहास की घटनाओं की जानकारी देने का प्रमुख कारण है कि मानव संस्कृति की जानकारी हमें होनी चाहिए। अतीत की सभी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार उन सभी साधनों का प्रयोग करता है, सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। उन साधनों को साक्ष्य, प्रमाण, स्रोत कहा जाता है। जिन भी साधनों का उपयोग इतिहासकार अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है, उन्हें साक्ष्य, प्रमाण या स्रोत कहते हैं। इन्हीं के आधार पर वे एक विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसीलिए कहा जाता है इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। पहले भी आपको बताया, इतिहास का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है,
केवल कुछ प्रमाणों के आधार पर ही इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो कि साक्ष्य व प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो। इसीलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है ना मूलम लिख्यन्ते किच्यन्ति, बिना मूल या आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। बिना किसी तथ्य, ठोस प्रमाण, तथ्य या साक्ष्य के आधार पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ये इतिहासकार का मूल मंत्र होता है। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक स्रोत, सेकंड है पुरातात्विक व पुरालेखी स्रोत। साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। धर्मोत्तर साहित्य जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य, व स है वंशावलियाँ जो इतिहास के स्रोत के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के में भी फर्स्ट है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या 4, वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के बारे में हम पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ते हुए आए हैं। सर्वाधिक सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? 4 भाग। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्येक वेद को 4 में। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है और ऋग्वेद जो है वह छंदों में रचा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो किसमें रचा गया है? छंदों में। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसके विषय भी विविध हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित हैं। इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो एक बार पहले हम चारों वेदों के वापस समझ लेते हैं बेटा। वेद कितने हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो छंदों में गाया गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। उसके बाद देखो 4 वेद हैं। ऋग्वेद हो गया, फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी और इसके विषय भी अलग अलग हैं, जिसमें शत्रुओं का दमन, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद संहिता। वेदों को कितने भागों में बांटा गया? प्रत्येक वेद को 4। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेदों की व्याख्या किसमें की गई है? संहिताओं में। उसके बाद हम पढ़ें वेदों के उपरांत यज्ञ व कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की रचना के उपरांत यज्ञों व कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य लिखा गया है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक क्या है? आरण्यक जिनकी रचना हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी, जिनके दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों व नैतिक आचरण के नियमों की जानकारी हमको उपनिषदों से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई थी, जिस वेदांग साहित्य के फिर कितने भाग हैं? 6 भाग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। 4 उपवेद भी हैं, जिसमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। तो वेदों को फिर 4 उपवेदों में बांटा गया है। वेदों के अतिरिक्त 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेद,
धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा की जानकारी, धनुर्वेद में वास्तुकला, निर्माण कला जो होती है, गंधर्व वेद के अंदर संगीत की और शिल्प वेद में सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग साहित्य की। इसके 6 भाग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। इनमें मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य की स्मृति प्रमुख हैं। रामायण व महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश हैं। इनसे उस समय की समाज, धर्म, राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 8 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 8। इसमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत व मत्स्य प्रमुख हैं। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। और इन पुराणों के भी 5 प्रमुख विषय हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। अभी हमने क्या पढ़ा? ब्राह्मण साहित्य। समझ में आ गया? जिसमें देखो हमने वेदों के बारे में पढ़ा। वेदों की संख्या 4 हैं। वेदों के फिर 4 वेदों के अलावा 4 हमारे उपवेद भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ रचा गया, उपनिषद, आरण्यक की संहिताएं रचनी गई, वेदांग साहित्य है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भी प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। ये 3 हैं: सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 है, इसलिए इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम व आचरण संग्रहित हैं। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 549 है। पाली भाषा के अलावा अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश व महावंश हैं। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का विवरण है। दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख है त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद हम जातक ग्रंथ प्रमुख हैं। जातक ग्रंथों की संख्या 549 है और इसमें गौतम बुद्ध से पूर्व जन्म की घटनाओं की जानकारी है, जिसमें उस समय की तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको मिलती है। ये पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा में और ग्रंथ है, उनमें है मिलिंद पन्हो, जिसमें यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का विवरण है। और इस वार्तालाप के बाद मेनांडर उस नागसेन से इतना अधिक प्रभावित होता है कि वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है और उसको संरक्षण प्रदान करता है। दीपवंश व महावंश, इसमें सिंहल द्वीप, श्रीलंका के विषय में जहाँ कि श्रीलंका के इतिहास का भी वर्णन मिलता है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जिसमें महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, जबकि ललित विस्तार के लेखक ने गौतम बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया है और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन वृत्त अंकित किया है। मंजुश्री, मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र एवं सोदरानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र व शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान में सत्यक्रम व विरोचित कार्यों का वर्णन है। मध्य एवं पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जिसमें प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी निहित है। बौद्ध साहित्य हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र शामिल है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगतियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी।
जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख है, जिनमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। आचरंग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व विचार से संबंधित नियमों का संकलन है। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य में आगम प्रमुख है। आगम के फिर अलग अलग भाग हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है और भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं की जानकारी हमको मिलती। तो धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब हम पढ़ेंगे धर्म उत्तर साहित्य, धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक कल्हण की राज तरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्राचीन समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास है। तो कल्हण की राज तरंगिणी विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब अन्य प्रमुख ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। फर्स्ट हो गया हमारा कल्हण की राज तरंगिणी, सेकंड है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय के तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो आचार्य थे, गुरु थे, उनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य। तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने इतिहास के अंतर्गत जो विषय सम्मिलित किए गए उसमें पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र को शामिल किया गया। इनके द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र, जिससे उस समय की किस प्रकार राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व सामाजिक जीवन की जानकारी हमको मिलती है। इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधित ग्रंथ भी उस समय के उपलब्ध हैं, जिनमें उन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में बाण भट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का घोड़वहु, विल्हण का विक्रमादेव चरित्र, जयदेव का कुमारपाल चरित्र, नयनचंद का हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, बल्लाल का भोज चरित्र एवं जयानक का पृथ्वीराज विजय प्रमुख है, जो उस समय के जो राजा शासक थे उनके जीवन चरित्र के बारे में हमको बताते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य एवं कोश की रचना की गई, जिनसे उस समय के शासकों, सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पातंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि की मिताक्षर व कामांतक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुड़ाढ्य की कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह का अमरकोश आदि ग्रंथ प्रमुख है, जिसमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षत्रिय साहित्य। क्षत्रिय भाषाओं के ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। प्राचीन तमिल साहित्य जो है उसे संगम साहित्य कहलाता है। इसमें चोल व पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ
धूझर्टी द्वारा लिखित। कृष्णदेव राय विजयुम विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्हादड़े प्रबंध, बिठू राजा का राव जयत सिंह रो छंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात आदि प्रमुख हैं। क्षेत्रीय साहित्य में हम तमिल साहित्य एक प्रमुख है जो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो अगस्त्य जिसके प्रणेता। चोल और पल्लव वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार शासक कृष्णदेव राय का एक लिखित ग्रंथ तेलुगु ग्रंथ है कृष्णदेव राय विजयुम विजयनगर राज्य के बारे में बताता है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्हादड़े प्रबंध आदि प्रमुख है। विदेशी साहित्य विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक व आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही हैं। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने एवं अध्ययन करने के लिए लोग विदेशों से यहाँ आते थे। इसलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया है, लेकिन इस विवरण का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसका एक कारण है कि विदेशी आक्रमणकारियों के साथ जब भारत पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो उनके साथ विदेशी लेखक भी आए। तो आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य हो। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि विदेशी विवरण का अध्ययन हमें सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूनानी साहित्य। यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, नियाकर्स, एरिस्टोब्यूलस, अनेक्रिटस, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काइलैक्स प्रमुख हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है। यूनानी विवरणों से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगस्थनीज। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। उस समय उसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज व आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको इंडिका से मिलती है। यूनानी साहित्य में टॉलमी का भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्यूलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर, स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक में बंदरगाहों एवं व्यापार का विस्तृत विवरण है। चीनी विवरण चीनी यात्रियों में फाहियान, संगयुन, हेवंसनांग एवं इत्सिक का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के समय 399 से 1400 ईस्वी में भारत आया। हेवंसनांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक सी यूकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 662 से 688 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया है। इससे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की जानकारी भी मिलती है। तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में गुप्त भारत आया था। और हेवंसनांग ये इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रश्न भी आता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेवंसनांग को। यह हर्षवर्धन के समय आया और उसने अपनी पुस्तक है उसका याद रखिएगा सी यूकी। इसमें भारत के उस समय के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कंघ्यूर व तंघ्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। अरबी यात्री व भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया है और लिखा है भारत का राज्य थल व समुद्र दोनों पर था। सिंध के इतिहास चचनामा में व सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल
तवारीख में पाल व प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा गया है। अरबी लेखकों में अल बरूनी तारिक ए हिंद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने संस्कृत भाषा सीखी व मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारिक उल हिंद में भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है। विदेशी साहित्य को 3 भागों में बांटा है: यूनानी साहित्य, चीनी विवरण, तिब्बती वृत्तांत। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। भारतीय इतिहास में वंश लेखन की परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज के रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। वंशावली में क्या होता है? वंशावली लेखन भारत में एक प्राचीन परंपरा है जिसमें ये जो लेखक है प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में उस वहाँ के जो उनके पूर्वजों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में लिखता है। वंशावली के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती कि हमारे पूर्वज कौन थे। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे, बारोट आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावलियाँ निम्नांकित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट, पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियाँ या बहियाँ प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि पर वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखने का होता है। वर्णन में अक्षरों के साथ चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। निश्चित रूप से बहियों या वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियाँ, बहियाँ इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पुरोहितों द्वारा, इसका अर्थ समझिए, पुरोहितों के द्वारा जो वंशावलियाँ, बहियाँ लिखी गई हैं उनको प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब कभी कोई इस तरह का विवाद होता है तो इनको एक प्रमाणिक स्रोत माना गया है। 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार इनको एक प्रमाणिक स्रोत माना गया है। जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 P&H मामले में न्यायालय ने पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया। ऐसे कई मामले जिसमें वंशावलियाँ व बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। सेकंड, वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कहा जाता है। पुरातन व मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। हमारे पुरातन ग्रंथ पुराणों में जो इतिहास उपलब्ध हैं उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण हमको वंशावलियों से मिल जाते हैं। थर्ड, वंशावलियों में प्रत्येक जाति व प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है। उनके वंश क्रम की जानकारी हमें वंशावलियों से मिल जाती है। वंशानुक्रम की जानकारी हमें वंशावलियों से मिलती है। वंश लेखकों ने जाति, सामाजिक इतिहास की भी जानकारी मिलती है। समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी जानकारी भी हमको वंशावलियों से प्राप्त होती है। वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों के द्वारा की गई, समाज को सुसंगठित व सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई है, जो हजारों वर्षों से आज भी अनवरत जारी है। वंशावली लेखन की परंपरा हमारे वैदिक ऋषियों ने शुरू की थी ताकि समाज को सुसंगठित व सुव्यवस्थित रखा जा सके, जो आज भी जारी है।
वंशावली परंपरा में हस्तलिखित ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का परिचय प्राप्त हो जाता है। समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का उल्लेख भी वंशावली लेखकों के द्वारा किया जाता है। वंशावली लेखक एक निश्चित समय तक एक व्यक्ति के घर पर निवास करके इसका लेखन करता है, इसलिए इसमें अधिक यथार्थता दिखाई देती है, क्योंकि वंशावली लेखक जिस भी व्यक्ति के बारे में जानकारी वो दे रहा है तो उसके घर पर एक निश्चित समय तक निवास करता है, इससे अधिक सही जानकारी हमको प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास विस्तार, वंश, कुल धर्म, कुलाचार, गोत्र व पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावलियाँ ही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जड़ों तक पहुंचना चाहता है, वंश क्रम, कुल धर्म, गोत्र, पूर्वजों के नाम सभी प्राप्त करना चाहता है, तो उसका एक विश्वसनीय स्रोत क्या है? वंशावली। वंशावलियों द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी जड़ों से परिचय देकर आपसी विद्वेष को भी कम किया जा सकता है। इसमें धार्मिक उन्माद और अलगाववाद को कम करके देश में सांप्रदायिकता, सहयोग और सद्भाव की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। पुराणों में भी जो 5 लक्षण या विषय बताए गए हैं, उनमें वंश रचना, वंशानुचरित्र प्रमुख लक्षण के रूप में अंकित हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरित्रं चैव पुराणां 5 लक्षणम्। अर्थात सृष्टि का सृजन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि गणना एवं वंश चरित्र की चर्चा करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वंशावलियों के माध्यम से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। आज भी वंशावली लेखक घर घर जाकर इसका वाचन करते हैं। वंशावलियाँ आ गया आप सबके समझ में? ठीक है। कैसे करना? देख लो।